बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, मईशत और सियासत का चोली दामन का साथ है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब कहा जाता है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान के अंदर देखा कि एक रस्साकशी है, इक़्तिदार की जंग है, इख्तियार की लड़ाई है और इस बीच में पाकिस्तान की मईशत वहाँ उस धाने पे खड़ी हो गई है कि जहाँ पे आगे समंदर और पीछे खाई वाला मामला है। हम IMF के दर पे थे, हम IMF के दर पे हैं। हमारे साथ जो आज़ाद होने वाले थे और हमसे बाद में आज़ाद होने वाले हैं, इसी खित्ते के अंदर वो कहीं आगे निकल गए। बांग्लादेश की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, हमसे ही आज़ादी ली, कहाँ निकल गए। और आप देखें हिंदुस्तान जो कि हमारे साथ आज़ाद हुआ, इस वक्त उनके 600 अरब डॉलर्स के ज़खायर उनके पास मौजूद हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 15 अरब डॉलर्स हैं, वो भी हमने कर्ज़े के अंदर देने होते हैं। तो हम एक कंसेंसस के ऊपर, एक मफाहमत के ऊपर, एक मईशत के इस्तेहकाम के ऊपर अभी तक कोई भी एक एजेंडा नहीं दे सके हैं। 1990 की दहाई के अंदर हिंदुस्तान ने एक फ़ैसला किया कि उन्होंने अपनी मईशत को मजबूत करना है। एक प्लान बनाया, प्लान में मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, BJP की हुकूमत आई, उन्होंने उस प्लान को कैरी किया। इसी तरह से हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन वो जो मईशत की बहाली का मंसूबा था वो अपनी जगह पे कायम रहा। सियासी नज़रियात बदलते रहे मगर मईशत का जो नज़रिया था वो एक रहा। रियासत ने फ़ैसला किया। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ इस मामले के ऊपर जो है वो कंसेंसस क्यों नहीं बन सकता? हमारे यहाँ मुआशी मंसूबे क्यों नहीं तकमील पा सकते? और अगर बनाए जाते हैं तो पूरे क्यों नहीं हो पाते? ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। आज भी जब पाकिस्तान बजट पेश करेगा या पाकिस्तान को, तो आप देखिए कि IMF के हम दरवाजे पे हैं, उनकी शराइत को हमने तस्लीम करना है। SIFC हमने बनाई है कि एक जहद जो है वो तश्कील दी जाए, लेकिन सियासी इस्तेहकाम उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या उसका एजेंडा है वो अचीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये मिसाक मईशत हो पाएगा, कंसेंसस हो पाएगा, इसके ऊपर हमने आज के इस प्रोग्राम में बात करनी है। हमारे साथ बहुत एक ज़बरदस्त पैनल है जो कि अपनी जगह पे कोशिश भी करते रहे हैं। सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब STPI के सरबराह हैं और मारूफ माहिर मईशत हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। महताब हैदर साहब इकॉनमी को कवर करते हैं द न्यूज़ से और एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान की मईशत को मुख्तलिफ अदवार देख चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब वज़ीर ख़जाना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। राना एहसान अफजल साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके वालिद से भी हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, वो भी PMLN गवर्नमेंट में रहे, लेकिन इनको भी इस वक्त ये मुआवने ख़ुसूसी हैं और ये जितने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसके ऊपर ये कोऑर्डिनेटर हैं, वो SIFC हो या बाकी दीगर मामलात हों, इन पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले महताब हैदर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि ये जो हम कहते हैं ना मईशत और सियासत का चोली दाम, पहले तो इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखें, बुनियादी तौर पर हमारी जो मईशत है पिछले साल उस 2-3 इंडिकेटर्स हैं जो बड़े मैं समझता हूँ कि सामने रखने चाहिए। पिछले साल हमारी ग्रोथ नेगेटिव थी और उस टाइम PDM की हुकूमत थी। उस टाइम पता था कि नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन उन्हें प्रोविजनली हल्की सी पॉजिटिव दिखाई थी और उस टाइम हम जैसे लोग सारे कह रहे थे कि जब अल्टीमेट सारे फिगर्स सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है। आज जब फिगर्स फाइनल हुए तो वो पता चल गया कि वो नेगेटिव थी ग्रोथ। इस साल की जो ग्रोथ प्रोविजनल नंबर है वो 2.38% है। ये बात पॉजिटिव है कि नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री के अंदर हम आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो 2.6% से ज़्यादा है, ये उससे भी कम है। तो ये ग्रोथ सफिशेंट नहीं है पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करने के लिए और गुर्बत के खात्मे के लिए। पहली बात तो ये है। इन्फ्लेशन के नंबर्स को, जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है महंगाई का जो नंबर है, उसमें अगर फिगर्स को आप देखें तो आपको कमी नज़र आती है। मसलन पिछले साल जब हम बात कर रहे हैं तो अप्रैल और मई के दौरान 38% के लगभग इन्फ्लेशन थी, अभी कम होकर 17% आई और पूरे साल की जो इस साल की प्रोजेक्शन है वो 24 से 25% होगी। अगले साल जो है वो 12.5 या 12.7 की बात हो रही है। लेकिन आप ये देखें
कि पिछले 3-4 साल के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हायर बेस के ऊपर, अगर इन्फ्लेशन 12.5% भी एवरेज आउट होती है तो ये इन्फ्लेशन का नंबर कम नहीं है। यानी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आम आदमी को ये महसूस नहीं होगा। अगर आप इकॉनमी के वो गिमिक्स और फिगर्स को देखेंगे तो आपको कम नजर आएगी, लेकिन आम आदमी को ये रिलीफ महसूस नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। एक तीसरा फिगर मैं जरूर देना चाहता हूँ, वो SIFC भी बनी हुई है, बाकी इनिशिएटिव्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री की 50 साल की 1972-73 के बाद इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जो है वो सबसे कम है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अलार्मिंग, सरमायाकारी नहीं कर रहे पाकिस्तान के। देखिए प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी नहीं सरमायाकारी कर रहे। आपने जैसे स्टार्ट किया, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो, आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ना हो। हमारी कमिटमेंट्स तो हैं, SIFC के थ्रू आप देखें UAE ने $10 बिलियन, सऊदी अरब ने $5 बिलियन, लेकिन हमारी कैपेसिटी टू कन्वर्ट कमिटमेंट्स इनटू एक्शंस, इसके ऊपर मैं समझता हूँ, क्योंकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है ना। वो कहते हैं जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आबिद सलेही साहब, कैसे बात आगे बढ़ेगी। अभी इंडिया की हम बात कर रहे थे, जब ये बताइएगा कि हिंदुस्तान ने कैसे अचीव किया, और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान कहाँ आपको कोई उम्मीद नज़र आती है? जी आसमा, मेरा ख्याल है एक चीज़ जो अगर मैं क्विक कंपैरिजन करना चाहूँ पिछले 20 साल हिंदुस्तान के सफ़र का और पाकिस्तान का, तो एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और वो ये है कि और हमें अपने इंटरेक्शन में भी नज़र आता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक, बल्कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा, वो अपनी हुकूमत पे एतमाद करते हैं और अपने हुकूमती अदारों पे, रियासती अदारों पे एतमाद करते हैं। और कई दफ़ा तो इनफॉर्मल डिस्कशन में उलझन होना शुरू हो जाती है, जिस तरीके से वो अपने नेशनलिज्म का मुजाहरा करते हैं, कि आपको लगता है कि वो ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन पे कि तनकीद जायज़ बनती है हिंदुस्तान के गवर्नेंस सिस्टम पे, इकनॉमिक मॉडल पे, सोसाइटी पे, उसको भी वो बड़े बढ़ चढ़ के डिफेंड कर रहे होते हैं। और ये वो लोग हैं जो, और ये पार्टी लाइन से डिफरेंट, उनका सब एक ही जगह पे होते ये वो लोग हैं जो कि एकेडेमिया से हैं, जर्नलिज्म से हैं, या वो जो सिविल सोसाइटी से हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक एतमाद की फ़ज़ा जो है वो होना, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें रही है वो एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं अगेन पिछले 10-12 साल का सफ़र देखता हूँ, तो आपको याद हो बीजेपी हुकूमत ने आते ही जो टफ फैसले लिए, डीमोनेटाइजेशन उन्होंने की, करेंसी नोट्स अपने चेंज कर दिए, और बहुत से तल्ख फैसले जो थे वो आते ही कर दिए, और उसके बाद उन्होंने उसको टेक ऑफ करना शुरू किया। तो ये तीन जो थे ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है मेरा ख्याल में, जब हम पाकिस्तान के सफ़र को देखते हैं। हमारे यहाँ एक तो सोसाइटी जो है वो जितने भी पॉसिबल फिशर्स हैं उस पर पोलराइजेशन आपको डिवाइड, हर तरफ तकसीम है, बिल्कुल। खा वो शहरी देहाती है, वो सेक्टेरियन है, वो सियासी है, वो कोई भी लिसानी है, तो एक तो वो तकसीम मिलती है। दूसरा, शायद अब हम मुख्तलिफ अदवार से गुज़र के बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हो गए हैं, और हम ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद जो है वो करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात वो आपके रहस्य है ट्रस्ट को भी एरोड कर देती है। और तीसरा, अगर हम मुख्तलिफ जो देखें गवर्नमेंटल जो एक्शन थे, नदीमुल हक साहब ने एक न्यू डेवलपमेंट एजेंडा दिया था, फिर हसन इकबाल साहब ने विजन 2025 दिया, उसके बाद PTI हुकूमत ने एक अपना ग्रोथ का प्लान दिया कि इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, CPEC भी बीच में आया, उसके बाद फिर दोबारा से अब विजन 2030 या 2040 दिया जा रहा है। और ये तमाम वो विजन्स हैं जो, या वो तमाम डेवलपमेंट एजेंडा है जिस पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, दे आर वेरी गुड, लेकिन जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक कंसेंसस नहीं बनाएगा, यही झगड़ा साहब, यही सवाल है कि जब आप जितने मर्जी प्लान बना लें, जितने मर्जी इदारे कायम कर लें, जितना मर्जी, जब तक एतमाद नहीं, और एतमाद के लिए सियासी फ़िज़ा नहीं है, तब तक ये कैसे होगा। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे एक मिसाक मईशत की ज़रूरत है, उसको हासिल कैसे किया जाए? 3 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि जहाँ तक
ये बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, 100 नहीं 200% अग्रीड। और ये हमने पिछले 2 साल में ही देख लिया कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फोर्स नहीं कर सकते, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। 8-9 फरवरी को जो भी गलती हुई है वही गलती जो 9 अप्रैल 2022 से चल रही है। यू डोंट डिग डीपर, इसमें किसी ना किसी तरीके से जो ज़ख्म है, चले मैं कह देता हूँ हर तरफ को है, वो हील करने पड़ेंगे। लेकिन ये इसी तरह की गलती ये कहते हैं कि 2013 में हुई, 2017 में हुई, जबकि इकोनॉमी 1947 से बहुत गलतियां हो रही है ना। आज का सोचें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक मिसाके मईशत की बात है, ये मेरी ज़ाती राय है लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग राय है। मिसाके मईशत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और आपके सिस्टम में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाए, तो आपका जो इकोनॉमिक एजेंडा होता है उसमें एक लेफ्ट विंग भी होता है, एक राइट विंग भी होता है। आपकी अगर पॉलिसीज़ ठीक हों वो आगे जाती हैं। ये हमने इंडिया में भी देख लिया है। कोई मिसाके मईशत नहीं हुई थी, उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम था। और 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने फॉलो की, वो आज तक किसी ने रिवर्स नहीं की। उसका नतीजा हमने देख लिया। 35 साल से इंडिया तकरीबन 6 से 7% ग्रोथ पे चल रही है। प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने एक मैसिव किस्म की जो है, हालांकि वही सोसाइटी है, वही इश्यूज है, वही कॉलोनियल हिस्ट्री है। तीसरी चीज, अगर हम इसका सबूत देखना चाहें ना आपको ये बजट देगा, ना इस कौम का ना इस हुकूमत का इकोनॉमिक एजेंडा देगा। आप ये देख लेंगे कि सरकारी निज़ाम को रिफॉर्म करने की कोई बात नहीं होगी, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी बड़े जो कि काम कर रहे हैं और वो जो 8 लोग 10 में से काम नहीं कर सकते, उनके साथ क्या करना है। बड़े हेडलाइंस क्या लगेंगे। मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था, 70,000 पोस्ट अबॉलिश कर रहे हैं, बड़ी सेविंग हो रही है। सेविंग कितनी हो रही है? 0। क्यों? क्योंकि उन पोस्ट पे ना कभी कोई रिक्रूट हुआ है, ना कभी किसी ने होना है। ये सारे वो साइंस हैं कि गवर्नमेंट के पास रिफॉर्म की एपेटाइट नहीं है। एक और मिसाल अभी जो है वो चली थी कि ये जो डिस्को के बोर्ड्स हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सारे हमने चेंज करने क्योंकि ये पॉलिटिकल है। अच्छा, ये बने कब? जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने 2022 में। पॉलिटिकल हैं, मैं मानता हूं। मैं आपको पेस्को के बोर्ड का एक एक बंदा बता सकता हूं कि उसका किस किस के साथ लिंक है। लेकिन चले कह दिया, चले अभी ये अपनी गलती ठीक कर रहे हैं, मान लें। उसके बाद खबर आ गई कि वो नहीं चेंज कर रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा एक बड़ा एजेंडा है। जो अभी अब इंडिया की बात कर रहे थे, अभी हमने बांग्लादेश पे भी करनी है, वो भी मैं आपसे बात देखिए। वैसे बांग्लादेश डेंजरस टॉपिक एक 10 साल के अंदर उन्होंने भी अपने आप को जो है वो ठीक किया। इस पे 2 बातें कहूँ, कहे आप, फिर मैं हाँ जी एकदम। नंबर 1, जब आप गलत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो बांग्लादेश में टेक्नोक्रेट एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज अ मिजरेबल फेलियर 2007, 8, 9 में, जब उन्होंने 2 साल को अपना आईन जो है वो चेंज किया था। बांग्लादेश में जमहूरियत कमज़ोर हुई है। इंडिया में पहली बार पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, लगता है कि वो जो इंडिया का एक सेक्युलर रिलीजियस कंसेंसस है, जितना भी वो फ्लॉड हो, वो उसको एट रिस्क ला रहा है। और ये आप देख लें कि अगर बांग्लादेश और इंडिया को 2 रिस्क हैं मुस्तकबिल में, लेकिन हमारे हाथ तो कोई एजेंडा ही नहीं है ना। असल तो राना साहब यही बात है, एजेंडा है कि पीटीआई को जो है वो दबाओ। ये पीटीआई के पास पॉलिटिकल एजेंडा और इकोनॉमी जो है वो दोनों को साथ साथ चलना है, ये तो एक है। उसके लिए वाकई कोई एजेंडा है, कोई आप एक प्लान तो दें कि जिसके ऊपर पीटीआई को बात करने के लिए बुलाएं, वो कोई नजर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने 91 की बात की, बिल्कुल इंडिया तब बहुत डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था और उन्होंने कहा कि अब हमने इस मुल्क को सीधा करना है। और उन्होंने जो रिफॉर्म्स उस वक्त ली, बल्कि वो कुछ उसका प्लान मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का था जो उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने फॉलो कर लिया। हमारी हुकूमत जो है वो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद चलेगी और फिर वो तसलसल हमारी ये चलता रहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक ये मेजर वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी तो कभी भी मुल्क जो है माशी बहरान से नहीं निकलेगा। आपने फिर मिसाके मईशत की बात की, वहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारी हुकूमत थी, इनकी हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी और हम इनका मैंडेट नहीं मान रहे थे, तो तब हम अपोजिशन में थे और हम कह रहे थे आए मिसाके मईशत के ऊपर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो इन्होंने कहा बात करने की ज़रूरत नहीं है।
आज हमारी हुकूमत है, आज फिर हम ऑफ़र करते हैं कि मिसाक़े मईशत पे बात करें, ये कहते हैं बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये ज़रूर ज़ाहिर हो जाता है कि कौन बात नहीं करना चाहता। बहरहाल कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है, और अगर कंसेंसस के साथ आप कोई रिफॉर्म एजेंडा लेके जाएं तो वो बिल्कुल वो इनग्रेन रहता है और वो लंबा लॉन्ग टर्म चलता है। हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए क्यों नहीं है हमारे पास एजेंडा। आज हमें ये रियलाइजेशन है और ये बजट आपको बताएगा कि हमें बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक हमें रिफॉर्म करनी पड़ेगी, वरना इस मुल्क की मईशत नहीं चलेगी। और उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। देखें, जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमने 90 में शुरू की थी मियां नवाज शरीफ ने, कि बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, वो नहीं चल सकी, वो रुक गई। और प्राइवेटाइजेशन कोई PTCL हो गया और ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसके बाद उस तरीके से नहीं। आज भी 200-250 अदारे ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज होने चाहिए और लॉस मेकिंग है, और उसका बोझ जो है वो एक आम आदमी पे पड़ता है। लेकिन हमने ये हदफ लिया है इस दफ़ा, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह। और वो लेकिन उसमें SIFC आपने बना दी ना, वो भी एक बिल्कुल उसको, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भी बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं। देखें, वो उसको ऑब्वियसली एक वो लीगल फ्रेमवर्क में लेके आएंगे, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो आगे आते हुए उसका रोल बढ़ेगा। मगर उसका क्या काम है, अभी तक क्या हुआ है? तकरीबन काफ़ी महीने हो गए हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। एक तो बिल्कुल जब वो बनी हमारी टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर गवर्नमेंट, मैं एक वो प्राइवेटाइजेशन पे मुकम्मल कर लूं कि हम TIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट वहां से आएगा। उसके बाद एयरपोर्ट हैं, और फिर एक तवील लिस्ट है डिस्कोस की, इन्होंने बात की, बोर्ड भी चेंज होंगे डिस्कोस के, वो होने जा रहे हैं। और फिर ये उनकी प्राइवेटाइज, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपको आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको अच्छी खबर उधर मिलेगी। तो 76 सालों में नहीं हुआ वो हम करने जाएंगे। अब आप टैक्स रिफॉर्म्स पे आ जाएं, हमने इंटरनेशनल एक करके आती हूं, क्योंकि आपने वो अब आपका सवाल SIFC का सवाल पूछा, तो मैं उसके ऊपर आ जाता हूं। देखें, SIFC अभी हमें इस वक्त हमारे पास $10 अरब UAE ने एलोकेट कर दिए हैं। ये नहीं कहा कि हम आपको इसका बताएंगे, देखेंगे। उन्होंने कहा ये $10 अरब पड़े, आप वो प्रोजेक्ट्स लाएं जहां वो अच्छा अभी प्रोजेक्ट्स भी आ चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स पे बातचीत, उनको फाइनलाइज करें, कल इन्वेस्टमेंट ले लें। और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 10% पे हैं डिलिबरेशन पे, कुछ 80% पे हैं। तो ये आपको जो प्रोसेस है, और ये ज्यादा IT से रिलेटेड है नहीं, इसमें एक वुमेन बैंक भी है, वो अंडर डिस्कशन है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, IT के हैं, कोई पेट्रोलियम के हैं, कोई पावर। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर डिस्कशन। सऊदीज ने आपको जो है, जो सीरियसनेस, जो एतमाद दिखाया मियां शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप पे, आपके सामने है। वो भी एक मल्टीपल, वो तो कौन से एरियाज हैं वो हमारी बातचीत एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अलायंस पे हो रही है। और जो एरियाज जो फौरी तौर पे होने, उसमें रिफाइनरी एक अंडर डिस्कशन है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखें, बात ये है कि ये तो एक पहलू है ना G2G का, फिर B2B का पहलू है, फिर अभी चाइना का विजिट जो है। मैं एक करके आती हूँ, क्योंकि मैं तो ये सारा SIFC की आपने पूछा ना, मिले और साथ में हम एक पॉजिटिव किस्म की डायरेक्शन में गुफ्तगू भी करें। SIFC का पूछा, तो ये सारा उसके अम्ब्रेला के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। 10 महीने के अंदर ये वर्कआउट हुआ है, और अब आप उसको अचीव करने के लिए आपने गोल रखा है। मैंने ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि SIFC के ऊपर भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दस्तयाब नहीं है। बाय द वे, आप कुछ कहना चाहे थे, फिर मैं मेहताब भाई के पास जाऊंगी कि SIFC जो है उसने 10 महीनों में क्या क्या किया है, जो राना साहब कह रहे हैं। आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, या क्योंकि आप मुस्तकिल, मैं इस तरह देख रही थी आपका कि तो फिर मैं जाऊं मेहताब भाई के पास। देखिए, वो क्या क्या बंदा कहे। हाँ। SIFC इन्होंने तो बनाई नहीं, अब डिफेंड कर रहे हैं। SIFC का एक रोल हो सकता है अगर हम ये माने कि इन्होंने नहीं बनाई, ये गारंटीड है। अगर हमारी इकोनॉमी में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, तो SIFC का एक रोल है। अब अगेन ये बात मैं एपॉलिटिकली कह रहा हूँ। ने इस पर एक छोटा सा मजमून भी लिखा था। मेरे ख्याल में जो SIFC की एक्चुअल वैल्यू हो सकती थी वो ये कि आप एक 2 बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पकड़े, और उनमें जो है वो चूंकि हमारे सिविल सिस्टम्स काम ही नहीं करते, तो SIFC उनको पुश थ्रू करे। बड़े SIFC सुपरा गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए, ठीक, कहीं दुनिया में नहीं बनती। और आपके सारे पार्टनर्स को, आपके सारे जो इकोनॉमी को समझते हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि आप कंपेटिटिवनेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे मेहताब साहब ने कहा, अभी फिगर्स आए हैं, GDP, इन्वेस्टमेंट टू GDP 50 साल में लोएस्ट है।
कोई वजह होगी ना। अभी फिगर्स इसका जवाब दे दे, फिर मैं उसके बाद ये जो 50 साल वाली बात ये है, पिछली जो गवर्नमेंट हमारी पीडीएम की थी वो एक 16 माह की हुकूमत थी, वो एक जाती हुई हुकूमत थी। आईएमएफ का मुआहदा हो रहा था, नहीं हो रहा था, एक वो पीरियड था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आया। तो इस तरह के वो सिस्टम में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अब ये हुकूमत नहीं, अब सुन लेना, अब तो ये हुकूमत जो है एक 5 ईयर टर्म को देख रही है। लोगों को पता है कि दिस गवर्नमेंट, तो अब इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको आना शुरू हो गए। तो अब आप कह रहे हैं कि जो 50% लोएस्ट है, अब अगले 2 महीनों के अंदर आप चाह रहे हैं कि वो अगला फाइनेंशियल ईयर जो होगा, जो ये जो इसके अंदर बिल्कुल 100%। अच्छा, मैं इसके ऊपर मेहताब हैदर साहब, देखिए आप जरा एक एक्सरे मशीन खोलें और बताएंगे क्या। देखिए बुनियादी तौर पे बुनियादी जो बात है ना मैम, वो ये है कि हमें जो रूल्स ऑफ द गेम है वो डिफाइन करने की और उन पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जिसका जो रोल है वो रोल जो है वो अदा करे। वो बड़े घर से लेकर पॉलिटिशियंस तक, और पॉलिटिशियंस से लेके जजेस तक, और जजेस से लेके साफियों तक। मुझे ये बताएं, जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उस पर अमल दरामद शुरू कर दें जो उस आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो एक पॉइंट है। तो अमल दरामद करें तो जो अदालतें इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत करती हैं, आपके सामने है, आपने कवर किया, रेकॉर्डिक का मामला हो या दीगर, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सज़ा किसको मिली है? अच्छा, स्टील मिल का मैं इससे ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक, मुझे ये बताएं, जो 2.7 ट्रिलियन रुपीस के केसेस स्टकअप हैं कोर्ट्स के अंदर है इस वक्त, इसमें एपलेट ट्रिब्यूनल में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। एक तो ये मेहरबानी करके मुझे बता दें। दूसरा, मैंने कल भी एक जगह जिक्र किया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है। उस इदारा बना था पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2010-11 में। उससे पहले मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करता था। आज तक जितने फैसले हुए हैं उनके, वो भी या एपलेट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में स्टकअप हैं। और बहुत से केसेस ऐसे हैं कि टैक्स के भी और खासकर टैक्सेस के, सीसीपी के भी, जहां पे स्टे ऑर्डर्स पे चलाया जा रहा है उनको। तो वहां पे अगर कोई ये कहता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर इसका मतलब है कि वो भी आइन के ऊपर काम करे, सब इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट भी काम करे अपना, और अपने काम से काम सबको रखना है, अपने रूल्स ऑफ द गेम तय करे। अच्छा, मैं अब ये तब बात आगे बढ़ेगी। एसआईएफसी भी मुझे अगर एक बात की जी वो पूछना है कि क्या हुआ पिछले 10 महीने। देखें, एसआईएफसी एक जुज़ वक्ती एक अच्छा स्टेप है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस मुल्क का निज़ाम ऐसा कर दिया गया था कि कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी फाइल पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है, नैब की वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो तैयार नहीं है, तो अब अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी तेज है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी तेज है। उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है? एसआईएफसी की एपिक्स कमेटी का एजेंडा जरा देखें, 4-4, 6-6 सफ़े का एजेंडा है। उनके मेन्यू पे इतनी चीज़ें डालनी शुरू कर दी हैं, खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अपने मेन्यू पे वो चीज़ें कम करें। अभी तक कोई चीज़ हुई नहीं है। 2 चीज़ें फाइनल स्टेज के ऊपर हैं। एक रेकोडेक के मामले में सऊदीज आ रहे हैं, वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। ये अभी अगर आपको बताएं तो ये बता सकते हैं कि वो तकरीबन होने वाला है, लेकिन ये वो सारी इन्वेस्टमेंट है जो पहले से मौजूद है, जो कितने बिलियन डॉलर्स का, जो अगर सऊदीज आ जाते हैं उनको एतमाद हो जाता है कि भाई यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। असल मसला तो ये है, एतमाद है। उस पे जो बैराक गोल्ड है, उन्होंने कहा जी हम अपने शेयर्स नहीं देंगे। फेडरल गवर्नमेंट इंडिकेट कर रही है कि वो अपने शेयर्स देगी। अब ये इसको कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ पे फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर होकर सर इसमें फिर मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर आबिद सुलैही साहब से भी, आप चारों से ये पूछूंगी। यहाँ पे भी आइन की बात है कि आपके जो मुख्तलिफ 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात हैं सूबों के, वो भी एक इसमें मसला होगा। तो वो आइन जो कि गारंटी करता है मुख्तलिफ चीज़ों की, वो आइन रुकावट बना दिया गया है। ये आइन में मसला नहीं है, आइन को रुकावट बना दिया गया है। इसके ऊपर कैसे हल होगा मामला? और एक बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक उसका जो मामला है उसके ऊपर भी बात होती है, क्या हम उसकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत अच्छी तरफ जा रही है, जा सकती है, पोटेंशियल है, करना क्या है। ये जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि SIFC बना दी है, अब जो भी उसकी पोजीशन है लीगल फ्रेमवर्क में है नहीं है, अब इन्होंने एक ऑर्डिनेंस और फिर बाद में लेजिस्लेशन तो की, मगर क्या आपको लगता है कि वो उसके समरात आवाम तक पहुंच पाएंगे और कब तक पहुंच पाएंगे? ये सबसे आसान लफ्ज़ों में लोग सुनना चाहते हैं। आसपास उससे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। टू मी सम एक्सटेंट चार्टर ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर PMLN की, PTI की, PDM की, केयर टेकर और मौजूदा हुकूमत को देख लें। फार्मूला एक ही है, और वो ये है कि IMF के पास जाना है, IMF के साथ बेल आउट लेके आना है, हमें दोस्त ममालिक के पास जाना है, किसी से तेल डेफर्ड पेमेंट पे लेना है, कहीं से हमें जो है स्टेट बैंक के लिए रिजर्व्स का बंदोबस्त करना है। और ये एक तवातर के साथ कंसिस्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान में चल रही है। अगर किसी और के पास कोई और पॉलिसी है तो वो ज़रूर इसको चैलेंज करे। आज आप किसी भी चैलेंज कर रहे हैं, मैं इसको जवाब देती हूं। आज आप किसी भी पार्टी को हुकूमत में ले आए तो यही होगा, या अगर PTI की जगह उस वक्त किसी और पार्टी को ले आते उस पे चल रहे हैं ना, तो आपके पास वो एक कंसेंसस है। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि जो ही आप सियासी जमात जो है वो हुकूमती बेंचों पे बैठती है तो उसका इन इशूज़ पे जो होती है अप्रोच वो डिफरेंट हो जाती है। जब वो हिज़्ब मुखालिफ का हिस्सा बनते हैं तो तब उनकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। और प्राइवेटाइजेशन इज़ अ ग्लेयरिंग एग्जांपल। ठीक, हमारी हर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में उसको करने की कोशिश की, और दूसरी पार्टीज ने उसको अपोज किया, और ये सिलसिला जारी है, अभी तक जारी है। अब SIFC की बात करें तो मैं SIFC को सपोर्ट करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई और उसके सेंटर में जो पाइवट था वो इकनॉमिक सिक्योरिटी रखा गया, तो तब से SDPI ये कह रही है कि अगर इकनॉमिक सिक्योरिटी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतनी ही अहम है तो फिर इसको नेशनल सिक्योरिटी जो एक है कौंसल, उसकी तर्ज पे इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, जिसपे कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बैठे। अब अगर मैं 2018 और आज का अब इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं आ सकते SIFC के अंदर? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये राना साहब इसके अंदर है ना, उसके आपने बात मुकम्मल कर ली? फिर नहीं, मैं आखिरी अभी एक बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अगर 2018 और आज के 19 और आज के हम अदवार को देखें तो 2018-19 में कौन से ऐसे दोस्त मुल्क थे जिसके सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान में तशरीफ़ नहीं लाए? तब भी MOUs हुए, तब भी एग्रीमेंट साइन हुए। फ़र्क सिर्फ ये हुआ, और उसमें किसी की बदनीयती शामिल नहीं है, ना उस वक्त की हुकूमत की, ना उस वक्त के मेहमानों की। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि कहीं पे वफाक और सूबे के मैंडेट का मसला आ गया, कहीं पे फॉलोअप नहीं हो सका, कहीं पे अदालतों में, हालांकि वन पेज गवर्नमेंट थी, कहीं पे कोई अदलिया भी एक सफ़े पे, कहीं पे अदालतों में स्टे हो गया। इवन मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री को भी जानता हूँ यहाँ पे कि वो जो साइंड MOUs थे, जब 2 साल के बाद फॉलोअप करने की कोशिश की गई तो MOU गुम हो चुके थे। और अब आपको SIFC की शक्ल में NCOC मॉडल पे अगर तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठे हैं, और वो ना सिर्फ ये कि हर महीने फॉलोअप लेते हैं, बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई होती है, इसके सम्राट पहुंचेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा, आप राना साहब ये 2 बातें जो कि डॉक्टर आबिद ने की, जिसके ऊपर आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, एक तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन SIFC के सम्राट आपने आइडेंटिफाई किए। $2.7 बिलियन की बात जो अदालतों के मामलात है प्राइम मिनिस्टर ने की, उसके लिए आपको एक जुडिशल रिफॉर्म चाहिए। नहीं, उसके लिए लेजिस्लेशन होगी, वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको उसका जो इशू जो बॉटलनेक्स थे वो दूर हो गए। अब आप क्वालिफाइड लोगों को आप ट्रिब्यूनल्स में डालने जा रहे हैं, और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। FBR के लॉयर्स को इंश्योर किया जाएगा कि वो बेहतरीन लॉयर्स हों जो अच्छा फॉलो अप करें। उनकी सैलरीज के इशू को देख लिया, तो वो जो लेजिस्लेशन आई है वो इस इशू को रिजॉल्व करेगी। CCP की जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंशियलिटी और वो जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज थे वो कुछ फैसले आ गए हैं, और हम लोग देख रहे हैं CCP को भी कि वहाँ अगर हमें लेजिस्लेशन कोई नहीं करने की ज़रूरत है जो इन इश्यूज़ को बियॉन्ड जाए और मामला अदालतों में ना फंसे, तो वहाँ भी हम काम कर रहे हैं, और जल्द आपको CCP भी पहली दफ़ा फाल नज़र आएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग, मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन का तो बता दिया, अगर आप पावर सेक्टर को ले लें, ये
फैसला हो चुका है कि हमने प्राइवेटाइजेशन डिस्कोर्स की करनी है, कहीं हमने लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स पे जाना है, कहीं हमने मुकम्मल प्राइवेटाइज करना है। इसी तरह हमने ये प्लान बिजली को सस्ता कैसे करना है कि हमने लोकलाइजेशन जो इम्पोर्टेड कोल को लोकल कोल में तब्दील करना है, हम लोगों ने जो एफिशिएंसी प्राइवेटाइजेशन से बढ़ानी है वो है, NTDC की जो एफिशिएंसी बढ़ाने का प्लान है उसको क्या प्लान है? कोई बिल्कुल वो ऑलरेडी देखें, उसको तो IMF के प्लान के थ्रू हमने रोका। इसी तरह देखें बात ये है पेट्रोलियम के अंदर भी हम समझते हैं कि जो हम ये सब्सिडीज देते थे फर्टिलाइजर्स को और फिर वो आगे उस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती थी, उसको भी हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे लेके जा रहे हैं। तो ये वो सारे बड़े रिफॉर्म एजेंडाज हैं जो पहले कभी नहीं हुए। टैक्स के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा रिकॉर्ड बजट रखा गया है डिजिटलाइजेशन के लिए, टैक्स की मद के टैक्स FBR के लिए, और आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन ड्राइव जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जाएगी। आपने सिमों को बंद करने का कहा, अदालत ने हुक्म दे दिया, सिम वाला मामला फिर उधर लेकिन हम कहीं भी नहीं रुकेंगे। मैं आपको ये बता दूं, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अभी ये जो वॉलंटरी पहले पीरियड था अप्रैल का कि ताजर जो है रजिस्टर हो, नहीं हुए, 75 या पता नहीं 100 हुए, लेकिन उसके बाद जब से इन्फोर्समेंट शुरू हुई है तो ये 20 या 25 हज़ार का नंबर भी क्रॉस हो चुका है और इससे हमने बैकआउट नहीं होना। तो ये हुकूमत सीरियस है इस दफ़ा कि हमने ताजरों को टैक्स नेट में लेके आना है, हमने उस तबके से जो टैक्स अवॉइड कर रहा है, वेट कर रहा है, हमने उसके ऊपर जो है वो लोड डालना है। और हमने देखें, मैं एक और आपको ये बजट जो इसकी गवाही देगा कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी, जो मराद जो अशराफिया को दी जा रही थी, वहाँ आपको रिवर्सल नज़र आएगा। मैं बजट की अनाउंसमेंट से पहले नहीं आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको वाज़े तौर पर हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स 18% तो IMF कह रहे हैं हर चीज़ के ऊपर लगाए, उसका क्या करेंगे? उसके बाद तो वैसे ही महंगाई। देखें बात ये है, महंगाई तो 38% से जिस तरह मेहताब साहब ने भी कहा, अभी ये मई के फिगर 14-15 के ऊपर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। फिर आपको सूद की शरह जो है वो आगे आने वाले वक्त में हमें नज़र आ रही है कि वो कम होने जा रही है। आपका रुपया मुस्तहकम है, स्टेबिलिटी जो है वो वापस आ गई है। स्टॉक मार्केट इंडिकेटर नहीं है पूरी मईशत की, लेकिन वो भी फिर भी आपको एक इंडिकेट करती है कि पॉजिटिव एक जो है वो ट्रेंड उस तरफ भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रियलाइजेशन हुकूमत को रिफॉर्म्स की है वो आपको ये बजट ट्रांसलेट करता हुआ नजर आएगा। और आखिरी बात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सर, मैं ये दोनों चीज़ें इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के साथ नहीं चल रही, लाइक इट और नॉट। आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ों पर रोकता है, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये क्राइसिस जो है इसको कैसे मैनेज करना है? मैं ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक। और मैं बार बार, मुझे तैमूर झगड़ा साहब कह रहे हैं बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्यों आपके फंस गया, इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर एग्जैक्टली यही हुआ था। उन्होंने 2 साल कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रखा, जो कि हमें नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान को, हम कहीं भी ये बात नहीं कर रहे। वो फिर उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया और उसके बाद चीज़ों को रिवर्स करके वो आगे लेके गए। इस वक्त उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, उनके आप ज़खायर देखें, उनकी आप मामलात देखें, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ब्रेक के बाद इस पर ज़रूर बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें मैनेज होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन को साथ रखते हुए, उसको क्रॉस करते हुए या उसको पीछे डिफाई करते हुए नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तैमूर साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मिनिमम एजेंडा क्या हो सकता है, SIFC जो भी है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को भी साथ रखना है, तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। PTI के बिना तो ये मुमकिन नहीं। कोई मिनिमम एजेंडा आपके पास हो? मिनिमम एजेंडा तो ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के रिज़ल्ट देख लें और वहाँ से शुरू हो जाएं, बिस्मिल्लाह करें, इनकी सीटें डबल हो जाए तो हम इनको डबल सपोर्ट दे देते हैं, जो कि नहीं होनी, आपको पता है ये बात। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो बात ना करें ना। देखें ये तो मेरे ख्याल में, और मेरी ये प्रेडिक्शन है, जब तक ये नहीं होता, ये हम सिर्फ अपने आप को एक और साइकिल के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने 2 साल ये ट्राई कर दिया। 2018 में ये नहीं हुआ, नहीं 2000 भी मिसाके मैशत की उन्होंने आपको ऑफर की। मैंने उस बात पे एक्सपैंड नहीं किया। जब मैं कहता हूँ कि मिसाके मैशत की ज़रूरत नहीं है, तो वो अगर लेट्स से इनकी हुकूमत ठीक हो, दे डोंट नीड टू वेट फॉर एनी चार्टर ऑफ इकोनॉमी।
गवर्नमेंट ने जब रिफॉर्म करना है, दे हैव टू डू द राइट थिंग, उन्होंने सही काम करना है। इसका इंतज़ार नहीं करना कि फ़लाने सियासतदान ने तनकीद करनी है, फ़लाने पार्टी ने तनकीद करनी है, वो सियासत में होगी। देखें, ये दाग हर पार्टी पे है कि माजी में उसने इकॉनमी पे अपोजिशन में कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस ली हैं। अभी इन्होंने ब्रेक में कहा IMF को ख़त ना लिखें, ठीक है, जो कि मैंने नहीं लिखा था, और दूसरी बार जो लिखा था वो बिल्कुल लीगल था, लेकिन फैटफ और असेंबली के फ्लोर पे IMF की डील को और फैटफ की डील को गालियां इन्होंने ही दी ना, ठीक है। फैटफ पे तो हमने सपोर्ट किया ना मुकम्मल तौर पे, वो आखिरी एहसन इकबाल से बिलावल भुट्टो सब ने कहा ये सारा कुछ गद्दारी है, और ये कि जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है ये तो सब यूज करते हैं, लेकिन ये चूंकि कंक्लूजन की तरफ जाना है तो मैं अपने दोनों एनालिस्ट से करूंगी। ये जो बात करें, IMF ने तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अभी जो रिपोर्ट आई है उसको उसमें लाज़िम व मलज़ूम करार दिया है। एक बात सिर्फ कह दूं, मैं ये कह रहा हूं, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट। सऊदी और UAE तो वाकई कह रहे हैं कि जी पैसे दे दे, ये कुछ नहीं दिखा पा रहे। IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है इनके 2 साल के तजर्बे के बाद बजट पास करें, उसके बाद फिर पहले हम अपने बोर्ड से बात करेंगे, आपका बजट दिखाएंगे, ये पहला बजट है जो कि पहले शराइत के ऊपर आ रहा है, तो ये इसका जवाब जरूर नहीं। ऐसे MEFP तो आ गया है ना, अब उसको हम लोग नेगोशिएट करके फाइनल कर रहे हैं, तो वो तो आप पहले ही एक एग्रीमेंट की तरफ आ रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली उसके जो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं आप पूरे करेंगे तो आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे चले जाएंगे। वही तो सबसे बड़ा सवाल है। डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला देखें ये देखें वो वक्त खत्म हो गया है। GST, टैक्सेशन, देखें ये सब्सिडीज खत्म करनी है। देखिए ये हमने उनके कहने पे नहीं करनी, हमने इसलिए करनी है कि ये मुल्क की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि अब IMF हमें बताएगा तो हम करेंगे, ये सारा रिफॉर्म एजेंडा हमारा है। हमने इस मुल्क को रीसेट, इसकी मईशत को रीसेट करना है, IMF उसका हिस्सा है। एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और IMF की कोई भी बात जो है अगर आप उसको डिटेल में भी डिस्कस करें तो ऐसी नहीं है कि जो मुल्क के मफाद में ना हो। और हम देखें, हमने अगर मुल्क को ठीक करना है तो हमें ये रास्ता अपनाना होगा। उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। देखें, अब जुडिशल रिफॉर्म की बात हो रही थी, जब तक आप जुडिशरी से बात नहीं करेंगे तब तक आपके ये मामला दूसरे हल नहीं होंगे। जब तक आप सियासी जमातों से बात नहीं रिफॉर्म जो अभी इन्होंने वो जो ट्रिब्यूनल्स की बात की जो FPR से रिलेटेड थे, वो रिफॉर्म्स का एजेंडा है और ये आगे बढ़ेगा। ये हम इसको आगे लेके चलेंगे, जहां जहां बॉटल नेक्स हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो नहीं दूर होती तो नहीं, देखें ऑब्वियसली कोशिश तो हमारी होगी ना जी। अगर हम अगर नहीं कोई मिलके नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली उसका वो फिर नताइज नहीं आएंगे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो सोल्यूशन है वो इस चीज़ में है कि हम रियलाइज़ करें कि ये हमारा मुल्क है, और हमने जहाँ इस मुल्क का मफाद आ रहा है नज़र, अगर MBS या कोई मुल्क का जो लीडर आ रहा है तो फिर हमें तहरीकें नहीं निकालनी चाहिए। हमें नहीं, वो आ जाएंगे, वो आ रहे हैं तो वो आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहने का मतलब ये है कि जब हम IMF को ख़त लिखते हैं कि आप यहाँ लोन ना दें, जब हम उनके दफ्तर के आगे धरना देते हैं, या जब आपका सोशल मीडिया GSP+ को जो है वो जाके कहता है कि GSP+, तो ये वो चीज़ें नहीं है जो हमें करनी है। हमें अपनी सियासत जो सारी बातें कर रहे हैं, 3 बातें अगर मुझे इजाज़त दें। मैं पहली जो इन्होंने टैक्स लॉज अमेंडमेंट की बात की, कमिश्नर अपील का फोरम जो है वो बेसिकली ख़त्म हुआ है। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिब्यूनल के अंदर मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट हो इंशाल्लाह। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, मेरा बंदा तुहाडा बंदा, इस अप्रोच को ख़त्म करें और मेरिट पे करें। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, IMF के प्रोग्राम के हवाले से कि उस प्रोग्राम का डिज़ाइन ऐसा ना हो जैसा PTI ने 2019 में किया था। वजह क्या है? वजह ये है कि फ्रंट लोडिंग ना हो। अगर ये FBR का टारगेट इतना बड़ा रख देंगे और उसमें इतने टैक्सेशन मेजर्स ले आएंगे कि जो प्रैक्टिकली होगा ही नहीं और शॉर्टफॉल होगा, तो ये एक मिनी बजट को लाने का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इस टाइम निगोशिएट करें, दे शुड निगोशिएट वेरी टफ। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तारीफ कर रहे थे, उनका ये बयान कि IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए जब वो निगोशिएट कर रहे थे, तो उस वक्त उन पे निगोशिएट कर रहा हूं। निगोशिएशंस के बाद मैं भी ये समझता हूं IMF के अलावा हल नहीं है, लेकिन ये निगोशिएटिंग टेबल पे जाने से पहले नहीं होना चाहिए। आखिरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के पावर सेक्टर को ठीक करना। या
पाकिस्तान रहेगा या पावर सेक्टर रहेगा, ये साइमल्टेनियसली तो वो क्या करेंगे आईपीपी के साथ, जिस तरह से वो चाइना के जो कर्जे हैं, अब चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन अगर मैं अपनी लाइन क्रॉस ना करूं, ये आखिरी बात आपने कर दी तो मैं इस पर जवाब देके फिर वाइंड अप उनसे करवाऊंगी। जी देखें, मैं आपको क्लियर कट, पावर सेक्टर में वो रिफॉर्म्स होने जा रही हैं जिनका मैंने कुछ जिक्र भी किया जो आज तक नहीं हुई। जो दोस्त ममालिक हैं, खास करके चाइना की आईपीपीस जिसके कर्जे आपने देने हैं, कौन लाया था? हाँ। नहीं देखें, वो कर्जे भी हम देंगे और इंशाल्लाह ताला हम बिजली के रेट को मुनासिब भी करेंगे। सोलर पे आप पाबंदी लगा रहे हैं? कोई पाबंदी नहीं लग रही है। बिल्कुल गलत है, कोई पाबंदी नहीं लग रही। सिर्फ जिनके नेट मीटर लगे हुए हैं उनको लाइसेंस मिला हुआ है, उस लाइसेंस की मुद्दत है, कोई वहाँ उसके ऊपर भी कोई ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होने जा रही। जब तक वो पॉलिसी आती नहीं है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मुनासिब होगा। डॉक्टर साहब, रिलीफ, महंगाई कम हो सकती है आपको लगता है? देखिए, आस पास बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह तय है। हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, IMF हो या ना हो, लेकिन इन रिफॉर्म्स की जो कॉस्ट है वो हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल इनकम अर्नर, लोअर इनकम अर्नर को बर्दाश्त नहीं करनी है। बदकिस्मती से ज़्यादा मलबा उन पर गिरेगा। और अगले बजट में जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ और जो IMF भी उसकी इजाज़त देगा, वो ये है टारगेटेड सब्सिडीज़ को हम इतना मजबूत बनाएं कि लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर जो हैं उनके लिए कम से कम सांस लेने की गुंजाइश छोड़ी जा सके। ये दुरुस्त है कि इस वक्त हुकूमत बहुत सी सब्सिडीज़ जो है वो ख़त्म कर रही होगी, बहुत सी एग्जम्पशन ख़त्म कर रही होगी और अपने अखराजात में कमी करते हुए यहाँ से जो पैसे मिल रहे होंगे उनको अब हमें जो है सोशल सेफ्टी नेट्स उनको स्ट्रेंथन करना होगा, ना सिर्फ वफाक में बल्कि सूबों में भी, ताकि हम रिलीफ वहीं से मिलेगा और कहीं पे आपको रिलीफ आता नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट? आप मुझे अपोजिशन के तौर पे जी, जैसे इन्होंने इन्फ्लेशन कम करने की बात की, एक दुबई में दुकान याद आ गई। वो दुकान है पियर कार्डान की, वो 800 दिरहम का सूट 3200 में बेचता है और उस पर कांटा लगा के फिर कह देता है 75% डिस्काउंट है 800 का। तो ये जिस तरीके से इन्फ्लेशन लाने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो ये वही पियर कार्डान की दुकान है कि पहले कीमत 4 गुना बढ़ाओ, फिर कहो आपके साथ फेवर कर दिया कि हमने जो है वो वहाँ से कीमत कम कर दी। इंशाल्लाह 2025 के एंड के अंदर ये सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, 2025 के। बहुत शुक्रिया। आवाम यही सुनना चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको ये नंबरों से, आदादो शुमार से, ये बड़े बड़े जो ग्राफ है उनसे कोई लेना देना नहीं। महंगाई कम होगी तो नज़र आएगा कि आवाम की खिदमत हो रही है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।